दोस्तों अपने यूपीएससी मेंस के आंसर में आपने चार चीज़ें देखनी होती हैं और अगर उन चार चीज़ों के बेसिस पे आप अपने आंसर को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने आंसर को इवैल्यूएट करना है। देखिए यूपीएससी मेंस के अंदर अगर आप बिगिनर हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, है ना, और आप आंसर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट जो बेसिक है, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, रिटेंशन है, उसको इंप्रूव करें। लेकिन अब जब आप मेंस आंसर लिखने लगते हैं तो उसके बाद इसे इवैल्यूएट कैसे करें, एक बहुत सिंपल और बेसिक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जो टॉपर कॉपीज से आता है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, डाउनलोड अ लॉट ऑफ टॉपर कॉपीज, आंसर द सेम क्वेश्चन विच दे हैव रिटन, जो उन्होंने लिखे क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन आपका आंसर आप लिखो और गैप देखो। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज जिसको आप दिल से लगाओगे कि अरे यार मैंने पहली बार आंसर लिखा है तो मैं कितना बुरा लिख रहा हूं, है ना। तो डीमोटिवेट होने के लिए नहीं है, ये आपको एक बेस लाइन देगा कि मुझे अभी क्या क्या चीजें अपने आंसर में लिखनी है। सेम क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो बेटर कंपैरिजन हो कि इसने डायग्राम बनाई है, मैंने डायग्राम नहीं बनाई, इसने इस पॉइंट को अंडरलाइन किया, मैंने पॉइंट को अंडरलाइन नहीं किया, मेरे कंटेंट में ही कमी है, वहां पे कंटेंट ज्यादा है। ये एक बेसिक है ना, थंब रूल वाला तरीका है जो आप यूज कर सकते हो, बट दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग। अगर कंसिस्टेंटली आप अपने आंसर्स को खुद एक बार चेक करना चाहते हो, क्योंकि कई बार होता है हम 150 आंसर लिखे, 200 आंसर्स लिखे, उसमें से इवैल्यूएट सिर्फ 40-50 करवा पाते हैं, व्हाट अबाउट द रेस्ट। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने चार चीजें देखनी होती है अपने आंसर के अंदर, और पहले वो चार चीजें बताऊंगा, उसके बाद आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि किस तरीके से वो चार चीजें यूज करनी है। पहली चीज है रेलेवेंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, उसमें जो चीज पूछी गई क्या आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है, या जो आपको आता था उस क्वेश्चन का आंसर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द इंटरलिंकेज बिटवीन लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड एंड लेट्स से क्लाउड बर्स्ट, तो आप क्या इंटरलिंकेज बता रहे हो या आप सेपरेटली लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के बारे में लिख रहे हो। तो इसका मतलब रेलेवेंस इज द फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। स्ट्रक्चर मतलब कि अगर मैं दूर से भी आंसर देखूं, मैं उसको पढ़ूं नहीं, लेकिन मैं उसकी इंट्रोडक्शन, बॉडी के पॉइंट्स और कंक्लूजन को देख लूं तो मुझे ब्रॉडली पता चल जाएगा कि आंसर सही लिखा है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। अगर मैं स्ट्रक्चरिंग पुअर करता हूं, इसका मतलब ये कि मैं सेंटेंसेस बहुत पास पास लिख रहा हूं, गैप नहीं दे रहा हूं, कोई अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, तो मेरा आंसर ऊपर से देखने पर, स्किम करने पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तीसरा है कंटेंट। तीसरे पॉइंट पे कंटेंट आएगा कि जब आप पढ़ पा रहे हो तो क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है, सही है, कहीं कोई कंटेंट की फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं है, गलत चीज तो नहीं लिख दी है मैंने जो असल में सही नहीं है। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना पहला आंसर लिखा था यूपीएससी मेंस की प्रैक्टिस में, GS2 का आंसर लिखा था मैंने, एंटी डिफेक्शन लॉ पे मैं आंसर लिख रहा था, और उस एंटी डिफेक्शन लॉ में मैंने एंटी डिफेक्शन को 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 लिख दिया था, विच एज यू मस्ट नो फैक्चुअली तो इनकरेक्ट है। आप मुझे बताओ एक्चुअल में कौन सा अमेंडमेंट है ये, कमेंट्स में, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ लिख दिया था और उसके बाद बहुत बुरा लगा मुझे कि ये फैक्चुअल गलतियां कर रहा हूं, तो कंटेंट वाइज कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं। एंड लास्ट पैरामीटर इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एनहांस करने के लिए आपने क्या डायग्राम यूज की जहां अपॉर्चुनिटी थी, क्या आपने मैप बनाया जहां अपॉर्चुनिटी थी, क्या आपकी वर्डिंग्स क्लोजली थी, बहुत पास पास लिखी हुई थी, या आपने क्लियरली चीजें लिखी थी, वेदर यू वर एबल टू ड्रॉ अ स्मॉल फ्लो चार्ट, है ना। ये चीजें अगर अपॉर्चुनिटी थी तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। ये चार चीजों के बेसिस पे आपका आंसर डिसाइड होगा। स्ट्रक्चरिंग में ये भी आता है इंट्रोडक्शन सेपरेट और कंक्लूजन सेपरेट। अगर आपने कंक्लूजन सेपरेटली नहीं लिखा है तो अपना एक नंबर ऐसे ही काट लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं एक वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल आंसर्स विच आई हैव रिसीव्ड इन माय मेंस प्रोग्राम। मेंस के प्रोग्राम में मैं बहुत सारे आंसर कॉपीज चेक करता हूं, उसमें एक आंसर मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज ऑफ नंबर 1 हैंडराइटिंग, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज भी हैं जो जिसके थ्रू मैं आपको हेल्प करूंगा कि हाउ टू इवैल्यूएट। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटरलिंकेज बिटवीन क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर मोस्ट वल्नरेबल टू देम।
एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ना डिस्कस, ना क्रिटिकली इवैल्यूएट, ना क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर यहां पे क्रिटिकली एग्जामिन होता तो फिर हमें देखना था कि वेदर वी आर राइटिंग बोथ आर्ग्यूमेंट्स और बोथ पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स। चलो, ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है इन्होंने बाय सेइंग दैट एक्सट्रीम हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट्स आर ऑफ्टन इंटरलिंक्ड। तो शी हैज और ही हैज पुट द एंटायर क्वेश्चन इनटू पर्सपेक्टिव। जो क्वेश्चन में पूछा है इंटरलिंकेज, उसको फटाफट पहले ही स्टेटमेंट में एड्रेस किया। ये नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहे, नहीं। Cloudburst, extreme and sudden events, flash floods which in turns destabilize the mountain slopes leading to landslides. These disasters trigger human and economic loss. तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो अच्छा है। You could also talk about इस इंट्रोडक्शन में, अब आप अपने माइंड में सोचो कि आप इस इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे अबाउट recent occurrences, ठीक है, of all these events, तीनों events have brought the focus on interlinkage। तो करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी इसमें हो सकती थी। अब सीधा पॉइंट पे आ गए हैं, ये लिखते हैं इंटरलिंकेजेस। तो क्लाउड बर्स्ट का फ्लैश फ्लड से क्या लिंकेज है, ये इन्होंने एक सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखा कि अगर 100 mm ऑफ रेनफॉल 1 घंटे में हो जा रही है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो ग्राउंड कई बार उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, सरफेस रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड्स का खतरा इंक्रीज हो जाता है। द ओनली थिंग विच दे कुड हैव रिटन इज, फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे लिख देते, ठीक है, कि उत्तरकाशी, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है। वन थिंग विच कुड बी एम्बेडेड इज दिस, कि एग्जाम्पल अगर साथ के साथ दे दी जाए, पॉइंट लिखा साथ में एग्जाम्पल लिखा, ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन रादर देन लिस्टिंग एग्जाम्पल्स लेटर ऑन। फिर इन्होंने फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड के बीच में भी कनेक्शन बताया है। ये एक चीज कर सकते हैं, ये बॉक्स बना सकते हैं अपनी हेडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो डायग्राम बनाया है वंस अगेन शोज क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स में क्या इंटीग्रेशन है। तो इंटरलिंकेज के को ही फोकस किया, ये नहीं कि फ्लैश फ्लड्स के बारे में अलग से लिखा, लैंडस्लाइड्स के बारे में अलग से लिखा और फिर बोल दिया कि दीज आर रिलेटेड, नहीं। एड्रेस किया गया है जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सब हेडिंग इज एज पर व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, मोस्ट वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हिमालयन रीजन में कौन से वल्नरेबल पार्ट्स हैं और क्या रीजंस हैं, है ना। वेस्टर्न घाट्स में कौन से वल्नरेबल पार्ट हैं, क्या रीजन है। नॉर्थ ईस्ट में कौन से वल्नरेबल पार्ट है, रीजन है, along with the map। तो आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन वाइज भी काफी अच्छा आंसर है, कॉन्टेक्स्ट वाइज, रेलेवेंस वाइज भी काफी अच्छा आंसर है, कंटेंट वाइज भी काफी अच्छा आंसर है। अब क्योंकि आगे क्या करना है जरूरी नहीं है, पर क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने हाईलाइट की है, तो ये थंब रूल है कि जब आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हाईलाइट करते हो तो आप वे फॉरवर्ड बताओगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, real time monitoring, community participation and preparedness. The only thing missing is case study और example। जैसे सिक्किम ने रिसेंटली क्या किया, ग्लॉफ के लिए उन्होंने कंप्लीटली अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया, ठीक है। आप और चीजें लिख सकते हो इसमें, है ना। एग्जाम्पल इज समथिंग दैट इज मिसिंग इज दिस इन दिस आंसर, ठीक है। तो इस आंसर के अगर मैं कंटेंट वाइज देखूं, कंटेंट वाइज एक चीज मिसिंग है, एग्जाम्पल। प्रेजेंटेशन वाइज एक चीज मिसिंग है, जो बॉक्स नहीं बने हुए, है ना। और आई कुड हैव स्टार्टेड इट विद अ रीसेंट अकरेंस एज वेल। तो इफ आई थिंक अबाउट गिविंग मार्क्स, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मैं इंट्रोडक्शन के मार्क्स, बॉडी के मार्क्स, कंक्लूजन के मार्क्स डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर ये 15 मार्क्स का है तो मैं 2 मार्क्स इंट्रोडक्शन को दे देता हूं, 2 मार्क्स, 1 मार्क कंक्लूजन को दे देता हूं, है ना। और बाकी जितने बचे, कितने बचे, मतलब मैं आई एम गिविंग द मैक्सिमम मार्क्स। आप अपने मार्क्स ऐसे दिया करो कि 12 नंबर इसको दे दो, है ना, 15 नंबर का है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, तो आप इसमें रिड्यूस कर दो मार्क्स, है ना। तो लेट्स से यू गिव योर सेल्फ 50% मार्क्स इन अ गुड आंसर वेयर एवरीथिंग इज रिटन, बट आप इसमें अब अपने आप को 4 नंबर दोगे, इंट्रोडक्शन में 1 नंबर, और सॉरी, इंस्टेड ऑफ फुल मार्क्स तो आप देने नहीं वाले हो, आप इसमें अपने आप को 60% मार्क्स दे सकते हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स। फिर इसमें 1 और इसमें 1, तो 9 नंबर इसमें 15 में से मिल जाएंगे। पर आप समझ रहे हो, द आइडिया ऑफ गिविंग योरसेल्फ मार्क्स इज नॉट समथिंग दैट यू विल ऑल्सो लाइक। ये अच्छी बात नहीं। पॉइंट ये है कि आपने ड्रॉबैक्स निकाल लिए अपने आंसर में, कि ये आंसर है, इसमें ये इंप्रूव हो सकता है।
ठीक है, दिस थिंग कैन बी इंप्रूव्ड. व्हाट इज दैट? द एग्जाम्पल्स कैन बी इंप्रूव्ड, द प्रेजेंटेशन कैन बी इवन बेटर, है ना, और बेटर मैं ऐप बना सकता हूं, और कंटेंट रेलेवेंस के ऊपर पूरे नंबर है. तो ये अपने आंसर को इवैल्यूएट करने का तरीका है कि ये 4 पैरामीटर पे अपने आंसर को हमेशा इवैल्यूएट करो. द रेलेवेंस, द स्ट्रक्चर, द कंटेंट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड द प्रेजेंटेशन. अब आप ये चीज कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस. Along with that, we are also running a program which is called Road to Rank Complete Mains Mentorship, जिस स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से. इस प्रोग्राम के अंदर 2026 मेंस के लिए हम आपको तैयार करेंगे 100 दिन के अंदर अंदर विद सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स, 1:1 मेंटोरशिप जो मैं प्रोवाइड करूंगा वीकली. हर हफ्ते एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हम लिखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थीम वाइज कैसे एनालाइज करके अपने नोट्स के अंदर इनकलकेट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में टेस्ट्स भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, जो आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी मेंस की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी. सो इफ यू वांट दैट आई शुड डिस्कस फर्दर पैरामीटर्स ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, एंड इफ यू वांट कि आगे भी मैं मेंस स्पेसिफिक वीडियोस बनाता रहूं, आपको आइडियाज देता रहूं, तो प्लीज कमेंट UPSC means in the comment section. Thank you and have a very nice week ahead.